तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, ए और बी में बांटना, ए को फिर दो हिस्से में बांटे थे ना, क्या क्या, 1A और 2A। ए और बी में बांटना किस पर बेस्ड था, है ना, कॉन्सेंट्रेट मतलब H2SO4 के साथ मतलब कोई प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट देगा उस आधार पर फिर ए और 1A 2A उस पर क्या हो जाएगा, कॉन्सनट्रेटेड या डाइल्यूट, उस हिसाब से वो क्लासिफिकेशन हमने पहले बता दिया। अब यहाँ 1B का एनायन, एनालिसिस ऑफ सब ग्रुप 1B एनायंस। 1B में कौन कौन से एनायन होते हैं, ये 3 एनायन होते हैं, सल्फेट, फॉस्फेट और आर्सेनेट। सल्फेट, फॉस्फेट और आर्सेनेट। ठीक है, ये 3 एनायन होते हैं। और बी में क्या था, ए H2SO4 से इंटरेक्ट नहीं करता है। ए वाले में किसको रखे थे, जो H2SO4 से इंटरेक्ट करता है, और फिर उसमें कैसा H2SO4, डाइल्यूट या कॉन्सनट्रेटेड, उस आधार पर भी बांटे थे। लेकिन बी में हम लोग उसको रखे थे जो H2SO4 के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करता है, चाहे कॉन्सनट्रेटेड हो या डाइल्यूट। तो सब ग्रुप 1B कंटेन्स द एनायन सल्फेट, फॉस्फेट एंड आर्सेनेट। दीज एनायंस do not interact with any form of H2SO4. These anions are identified by their characteristic precipitation reaction. बताए थे ना, precipitation reaction से पता किया जाता है। और A में जो H2SO4 के साथ इंटरेक्ट करे उसमें लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सल्फेट आयन का टेस्ट, सल्फेट, फॉस्फेट और आर्सेनेट 3 का पढ़ना है। तो सल्फेट आयन का क्या टेस्ट है, सल्फेट सॉल्ट को बेरियम का कोई वाटर सॉल्युबल सॉल्ट से रिएक्शन कराएंगे, जैसे जैसे BaCl2 वाटर सॉल्युबल, और इसको अगर किसी सल्फेट सॉल्ट से रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्ट करके ये BaSO4 बना देता है और ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा और 2Cl- अलग हो जाएगा। ये BaSO4 का वाइट सफ़ेद अवक्षेप। तो सल्फेट कोई एक कंटेनर है ना, इसमें हम लोग एक सॉल्ट सॉल्यूशन, सल्फेट सॉल्ट को घुलाकर उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिए और उसमें हम लोग मिला दिए। इसमें सल्फेट का सॉल्ट है, इसमें पहले से सल्फेट सॉल्ट, और यहाँ पर बाहर से हम लोग BaCl2 अगर डालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस जगह यहाँ पर नीचे ये वाइट प्रेसिपिटेट नीचे जमा हो जाएगा, ये वाइट प्रेसिपिटेट। तो वाइट, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, और ये क्या है, किसी भी एसिड या बेस में घुलेगा नहीं। जैसे कुछ ऐसे अवक्षेप होते हैं जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा एसिड मिला दीजिए तो फिर घुल जाएगा, या थोड़ा सा बेस मिला देंगे तो घुल जाएगा, लेकिन ये किसी भी एसिड बेस में ये सल्फेट, बेरियम सल्फेट फिर घुलेगा नहीं, ये प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, और इसका डेंसिटी हाई होता है, इसका क्रिस्टल जो होता है ना, इसके क्रिस्टल से एक्सरे पार नहीं कर पाता है। इसलिए क्या किया जाता है ना, हम लोग जैसे अगर स्टोमक, एक्सरे का कंसेप्ट जानते हैं ना, एक्सरे अगर हमारे बॉडी से पास करेगा तो मसल्स को तो पार कर जाएगा, हड्डी का डेंसिटी ज़्यादा है उसको पार नहीं कर पाएगा, तो पीछे एक्सरे प्लेट पे हड्डी का ढांचा आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन स्टोमक का अगर एलिमेंट्री कैनाल में कहीं एबनॉर्मेलिटी है, कहीं कुछ जगह अल्सर है, घाव है, तो क्या होता है, उसको तो एक्सरे से पता नहीं चलेगा। तो या तो उसको एक किया जाता है, क्या उसको कहते हैं एंडोस्कोपी, वो यहाँ मुंह से तार से वो डालकर पूरा
अंदर तक डाल करके घुमा घुमा करके अंदर वो चेक करता है और बाहर से वो देखेगा। तो वो थोड़ा बहुत मतलब डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं कि एक और पहले प्रीलिमिनरी, उसमें क्या होता है कि सुबह सुबह पेशेंट को बेरियम सल्फेट को पानी में ही करके, वो तो घुलता नहीं है, दही जैसा बनेगा, वो उसको पिला दिया जाता है ना, वो टेम्पोररी सस्पेंशन बना के, और वो एलिमेंट्री कैनाल में धीरे धीरे स्लाइड करेगा। तो वो क्या करेगा, मतलब धीरे धीरे जब स्लाइड होगा तो उसमें क्या होता है कि एक्सरे फिर किया जाता है, पहले इस रीजन का हर आधे एक घंटे में, पहले ऊपर का, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, धीरे धीरे नीचे, कम से कम 4-5 घंटा तक वो एक्सरे होता रहता है, अलग अलग एक एक घंटा के अंतराल पे। और तब वो स्टोमैक में जब बेरियम सल्फेट धीरे धीरे स्लाइड करेगा तो वो प्रिसिपिटेट है और डेंसिटी ज़्यादा, एक्सरे पार नहीं कर पाएगा, तो उतना दूर एकदम कहाँ बेरियम सल्फेट है वो पता चल जाता है। तो किसी जगह अगर पेट में कहीं घाव हुए तो वहाँ जा कर के बेरियम सल्फेट फंस जाता है, वहाँ फंसा हुआ रह जाएगा, वो पार करेगा और उस जगह फंसा हुआ रह जाएगा, तो वहाँ पता चल जाएगा डॉक्टर को देखने के बाद कि यहाँ कुछ है उस तरह का, तब फिर फर्दर दूसरा टेस्ट दिया जाता है। तो बेरियम मिल एक्सरे कहते हैं उसको। तो बेरियम सल्फेट ये है। अगर लेड है ना, लेड एसीटेट या लेड नाइट्रेट, ये वाटर सॉल्युबल है, उसमें डालते हैं, यानी BaCl2 के जगह लेड एसीटेट डालेंगे तो यहाँ PbSO4 बनेगा। ये भी कैसा होता है, वाइट प्रिसिपिटेट बनेगा, लेकिन ये क्या होता है, अमोनियम एसीटेट में सॉल्युबल है ना, वाइट प्रिसिपिटेट ये सॉल्युबल है, और BaSO4 किसी भी एसिड या बेस में सॉल्युबल नहीं है, ये फर्क है। ठीक है, ये लेड एसीटेट को हम लोग क्या कहते हैं, सुगर ऑफ लेड, लेड का सुगर कहा जाता है। ये क्यों, PbSO4 जो अमोनियम एसीटेट से रिएक्ट करके फिर से लेड एसीटेट और अमोनियम सल्फेट बना देता है, और इसी वजह से ये PbSO4 फिर इसमें घुल जाता है ना, इसमें घुल गया PbSO4। ये तो यहाँ क्या था, ये पहले PPT था, लेकिन अमोनियम यहाँ मिलाया, अमोनियम एसीटेट, उससे मिल करके फिर ये लेड एसीटेट ये सॉल्यूशन बना दिया, वो घुल गया फिर, क्योंकि लेड एसीटेट तो घुल रहा था, और अमोनियम सल्फेट बना दिया। ये हो जाएगा किसका, ये सल्फेट का। हम लोग 3 आयन लिए थे, सल्फेट, फॉस्फेट और आर्सेनेट। तो सल्फेट का हो गया। सल्फेट का क्या क्या टेस्ट हुआ कि हम लोग BaCl2 सॉल्यूशन मिलाएंगे तो वाइट कर्डी प्रिसिपिटेट बनेगा, लेकिन वहाँ कोई भी एसिड बेस या कुछ मिलाए वो फिर से घुलेगा नहीं। लेकिन अगर लेड एसीटेट या लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में इसको डालें तो वाइट प्रिसिपिटेट बनेगा, लेकिन वो वाइट प्रिसिपिटेट फिर अमोनियम एसीटेट में जाकर घुल जाता है। अब हम लोग लेते हैं टेस्ट ऑफ फॉस्फेट आयन। 3 ही आयन था, कौन कौन, सल्फेट, फॉस्फेट और आर्सेनेट। तो सल्फेट का हो गया। अब फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन PO4 3-। देखिए फॉस्फेट, इसको अगर आयरन +3 कंपाउंड में अगर डालते हैं इसके सॉल्यूशन में, जैसे FeCl3 सॉल्यूशन, वो हल्का पीला होता है, लेकिन फॉस्फेट डालेंगे तो गाढ़ा पीला अपक्षेप बनेगा, फेरिक फॉस्फेट बनेगा। इसी फॉस्फेट में अगर AgNO3 डालेंगे तो सिल्वर फॉस्फेट, ये पेल येलो, हल्का पीला अपक्षेप बनेगा। अगर इसी फॉस्फेट में MgCl2 और NH4OH डालेंगे, इसको मैग्नीशिया मिक्सचर कहते हैं, तो ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनता है जो वाइट प्रिसिपिटेट होगा। ठीक है, और इसी को जब हम लोग
ये जो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, इसको जब हीट करते हैं तो ये टूट कर मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बनाएगा, अमोनिया गैस और H2O। हीट करेंगे तो वाटर वेपर बन जाएगा, तो सारे गैस निकल जाएंगे और ये एक रेसिड्यू के रूप में आ जाएगा, वाइट रेसिड्यू। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट वाइट रेसिड्यू के रूप में ये जमा हो जाएगा, ये फॉस्फेट का। तो फॉस्फेट अगर कोई भी सॉल्यूशन है, फॉस्फेट सॉल्यूशन, वहाँ फेरिक क्लोराइड डाल देंगे तो येलो प्रिसिपिटेट बनाएगा। सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे तो हल्का पीला प्रिसिपिटेट सिल्वर फॉस्फेट बनाएगा। अगर मैग्नीशियम मिक्सचर यानी MgCl2 और NH4OH का मिक्सचर डालेंगे तो पहले वाइट प्रिसिपिटेट बनेगा, जिसको हीट करने से फिर वाइट रेसिड्यू ही बनेगा और कुछ गैसियस सब्सटेंस कलरलेस गैस निकल जाएंगे। कलरलेस निकलेंगे लेकिन ये अडरलेस नहीं है। NH3 में कौन सा स्मेल है बताया था ना, यूरिनल स्मेल, ये बनेगा। ठीक है, ये फॉस्फेट के बारे में हुआ। ये एक है अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट फॉर फॉस्फेट एंड आर्सेनेट आयन। तो ये फॉस्फेट को यहाँ HNO3 नाइट्रिक एसिड मिला देंगे और अमोनियम मॉलिब्डेट एक साथ मिलाएंगे तो यहाँ अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट बनेगा। ये कैनरी येलो प्रिसिपिटेट। कैनरी येलो ये एक पक्षी, कैनरी एक पक्षी का नाम है और उसका जो येलो कलर होता है उसी के जैसा कलर, वैसा पीला कलर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैनरी येलो प्रिसिपिटेट बनता है। और अमोनियम नाइट्रेट वो तो वाटर में घुल जाता है और यहाँ कैनरी येलो प्रिसिपिटेट, ये अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ ये टेस्ट है ना। पहले हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, फॉस्फेट का सॉल्यूशन लेंगे सॉल्ट का, उसमें थोड़ा HNO3 मिला देंगे और फिर अमोनियम मॉलिब्डेट डालेंगे। डालकर हीट करने पर, हीट करते ही वहाँ कैनरी येलो प्रिसिपिटेट बनेगा। ठीक है, और आर्सेनेट भी, ठीक है, आर्सेनेट भी लेते हैं तो आर्सेनेट के केस में भी ये रिएक्शन होता है। तो उसी तरह से यहाँ अमोनियम आर्सिनो मॉलिब्डेट, यहाँ फॉस्फोमॉलिब्डेट, आर्सिनो यहाँ भी कैनरी येलो प्रिसिपिटेट मिलता है। लेकिन इस जगह वहाँ कंडीशन नॉर्मल और यहाँ बॉइलिंग कंडीशन में ये रिएक्शन होगा। दिस रिएक्शन अकर्स इन बॉइलिंग कंडीशन। यहाँ हीट करना है, वहाँ पर हम लोग को उतना हीट करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल हीटिंग वहाँ, और यहाँ बॉइलिंग कंडीशन। ठीक है, अंतर है दोनों में। और आर्सेनेट का अगर उसमें सिल्वर सॉल्ट मिला देंगे तो डार्क येलो प्रिसिपिटेट सिल्वर आर्सेनेट बनेगा। तो इसमें यानी फॉस्फेट और आर्सेनेट में सिर्फ क्या हो रहा है, येलो प्रिसिपिटेट। देख लीजिए, येलो, केवल एक जगह वाइट रेसिड्यू आया। देखिए फॉस्फेट यहाँ येलो, यहाँ येलो, इसमें मैग्नीशियम के साथ ही ये वाइट प्रिसिपिटेट दिया। और आर्सेनेट के साथ भी यहाँ पर क्या है, सब देखिए कैनरी येलो, फॉस्फेट और आर्सेनेट के साथ येलो प्रिसिपिटेट ही ज़्यादातर मिल रहा है। अब है एनालिसिस ऑफ सब ग्रुप 2B एनायंस। ये A का हो गया है ना, 1 इसमें जैसे 1B में क्या क्या था, सल्फेट, फॉस्फेट और आर्सेनेट। 2B में कौन है, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, परमैंगनेट और मैंगनेट। देखिए सबका कलर उसी के कलर से। बताइए क्रोमेट का क्या कलर होगा, इसको क्या कहते हैं, क्रोमेट आयन। ये क्रोमेट हुआ येलो कलर का। ये क्या है, डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट किस कलर का, डाइक्रोमेट ऑरेंज। ये परमैंगनेट। परमैंगनेट, परमैंगनेट क्या होता है, ये पर्पल कलर का। और
ये MnO4 डबल माइनस ये क्या होता है, मैंगनेट। ये कैसा कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ये सारे एनायन क्या होते हैं, इसमें हम बताए थे कि 1b में जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन से वो पहचाना जाता है, और 2b में वो क्या रेडॉक्स रिएक्शन से पहचाना जाता है, बताए थे कैरेक्टरिस्टिक रेडॉक्स रिएक्शन। तो दीज एनायंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आर जनरली आइडेंटिफाइड बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक रेडॉक्स रिएक्शंस। तो अब एनालिसिस ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों एक साथ ही हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमेट का भी एनालिसिस करने के लिए पहले उसको क्या करना होता है, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए क्रोमेट येलो कलर का है, एसिड मीडियम में जब pH 7 होगा, pH 7 से नीचे तब एसिड मीडियम, जब एसिड मीडियम में डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है, ये क्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट में, जो येलो है वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वही डाइक्रोमेट बेस मीडियम में क्या होता है, यानी कि जब pH 7 से ज़्यादा हो तो ये फिर कन्वर्ट हो जाता है येलो। और इसमें यहाँ भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ भी +6, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये याद कीजिए, हम शुरू में भी ये बात बताए थे कि डाइक्रोमेट जो होता है बेस मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है डाइक्रोमेट का, O- O Cr डबल बॉन्ड O और O-, और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग OH-, अगर बेस मीडियम OH- दे दिए तो ये OH- क्या करेगा, यहाँ जाके जुटेगा एकदम न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये यहाँ निकल जाएगा। तो इससे क्या बना, O- Cr डबल बॉन्ड O और इधर O- हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर जो बना यहाँ पे HO फिर Cr डबल बॉन्ड O फिर O-, फिर यहाँ क्या होगा, ये जो OH- है फिर OH- इससे H लेगा और H2O बना देगा, इस वजह से फिर O- Cr डबल बॉन्ड O फिर O-। देखिए क्या हुआ, यानी कि जो डाइक्रोमेट था बेस के साथ यहाँ पर एक क्रोमेट बना दिया और एक क्रोमेट, ये कितना क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया, 2। तो एक डाइक्रोमेट बेस मीडियम में 2 क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये येलो कलर का होता है। इसीलिए यहाँ pH जितना घटाइएगा वो उतना क्या होगा, वो ऑरेंज होगा, और जितना बढ़ाते जाइएगा pH धीरे धीरे वो येलो होता जाएगा, फीका होता जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, यानी क्रोमेट आयन को ही अगर हम एसिड मीडियम में रिएक्शन कराएं तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर डाइक्रोमेट को बेस मीडियम में रिएक्शन कराएं तो वो क्रोमेट में कन्वर्ट होगा। इट इज़ नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज देयर इज़ नो चेंज एट ऑल इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, but just because of chromate and dichromate the color changes, वो कलर बदल जाता है। तो देखिए क्रोमेट आयन यानी डाइक्रोमेट का भी टेस्ट कराना होगा तो क्या करेंगे, डाइक्रोमेट में पहले बेस डालकर किस में कन्वर्ट कर देंगे, क्रोमेट में कन्वर्ट कर देंगे, येलो सॉल्यूशन बन गया। और येलो सॉल्यूशन देखिए pH 7 होगा तो क्या बना, ऑरेंज, 7 से कम हुआ तो, और 7 से ज़्यादा हुआ तो वो इधर कन्वर्ट हो जाएगा और येलो सॉल्यूशन है ना। BaCl2 के साथ BaCrO4 बेरियम क्रोमेट, कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, CrO4 येलो है, यहाँ भी येलो, लेकिन ये इनसॉल्युबल है इसलिए प्रिसिपिटेट हो जाएगा।
Ag प्लस के साथ मिलकर Ag2CrO4, ये सिल्वर क्रोमेट बना, ये रेड प्रिसिपिटेट हो गया। और लेड सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, लेड क्रोमेट बनेगा, ये येलो, ये भी येलो प्रिसिपिटेट होगा। सिल्वर के साथ केवल रेड प्रिसिपिटेट देगा। तो दीज ऑल रिएक्शंस ऑफ क्रोमेट आयन आर नॉन रेडॉक्स, क्योंकि यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ भी +6, यहाँ भी +6, यहाँ भी +6, क्रोमेट ही है, यहाँ भी +6, नो चेंज एट ऑल इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ chromium. So these are not redox reactions. ये chromate and dichromate ions act as strong oxidizing agent only in acidic medium, and acidic medium is provided by dilute H2SO4 only. concentrated लेंगे तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, है ना। HCl HBr लेंगे तो वो सब भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो फिर ये क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ एसिड मीडियम देने के लिए डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, जो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो एसिड मीडियम मतलब H+ आएगा, कहाँ से आएगा, H2SO4 से। तो ये क्रोमेट पहले डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हुआ, और ये डाइक्रोमेट एसिड मीडियम में ये क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी देखिए रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन हुआ Cr+3 में, और ये किस कलर का होगा, ग्रीन। पहले येलो था, हम उसको एसिड मीडियम में लिए, पहले ऑरेंज बना, फिर वो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो रिड्यूस हो रहा है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में। ये रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े हैं, Cr+3 ग्रीन होता है। अब देखिए डाइक्रोमेट आयन का क्या क्या रिएक्शन है, सब रेडॉक्स रिएक्शन है डाइक्रोमेट आयन का। तो इसमें देखिए Ki को I2 में, फेरस को फेरिक में, H2S परे थे S8 में, सल्फाइड को भी S8 में, सल्फाइट आयन को सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में, थायोसल्फेट को सल्फेट में, मोर सॉल्ट में आयरन रहता है +2 में, ऑक्सीडाइज करके +3 बना देगा। ये याद है ना, मोर सॉल्ट शुरू में बताए थे कि फेरस कंपाउंड को डायरेक्ट यूज नहीं करके हम लोग मोर सॉल्ट लेते हैं, तो इसमें वो बेटर रिजल्ट देता है ना। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में, आर्सेनाइट को आर्सिनेट में, और ये ऑक्जेलिक एसिड को CO2 में कन्वर्ट करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज़ हम आप लोग को एक जगह और बताए हैं, जहाँ रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा रहे थे, एक चार्ट बताए हैं कि ये सब ऑक्सीडाइज होगा और ये खुद रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, Cr3+। कौन सा कलर, ग्रीन। देखिए और भी है, डाइक्रोमेट स्टेडस को स्टैडिक में, एल्कोहल को एसिड में, एल्डिहाइड को भी एसिड में, HX को X2 में, KCl को ये कोई भी क्लोराइड सॉल्ट हो, कॉन्क H2SO4 के साथ, डाइल्यूट नहीं, कॉन्क H2SO4 के साथ कोई भी क्लोराइड सॉल्ट डाइक्रोमेट से रिएक्शन करता है तो एक रेड कलर का वेपर मिलता है, इसको हम लोग CrO2Cl2, इसी को क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, और रेड वेपर मिलता है। और वही रेड वेपर जो होता है मतलब एकदम स्पष्ट है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा, कोई एक टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड है X, उसमें हम लोग
कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाले और फिर पोटासियम डाइक्रोमेट डालकर उसको रिएक्शन किए तो एक रेड कलर का वेपर निकलने लगा। बताइए X क्या होगा? तो X विल डेफिनेटली बी ए क्लोराइड सॉल्ट। इसी को ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसको डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे H2O2। तो H2O2 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। चूँकि यहाँ ये खुद ऑक्सीडाइजिंग है तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और ये इसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके +3 ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। H2O2 ईथर, देखिए ये फर्क, देखिए ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा फर्क देखिए। डाइल्यूट H2SO4 और H2O2 है तो यहाँ कोई ईथर नहीं है। ऐसे एक्वस मीडियम में तब ये क्रोमियम सल्फेट बनेगा। लेकिन डाइल्यूट H2SO4 और H2O2 के साथ अगर ईथर लेंगे, वाटर नहीं ईथर मीडियम लेंगे तो CrO5 ये डार्क ब्लू कलर का एक कंपाउंड बनेगा, क्रोमियम पेरोक्साइड या क्रोमियम पेंटाऑक्साइड कहेंगे। और ये टेस्ट है किसका? H2O2 का, ठीक है। ये क्यों ईथर चाहिए? क्योंकि CrO5 का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, पहले हम बताए हुए हैं, बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर। इसमें दो पेरोक्साइड बॉन्ड, इसलिए स्टेबल नहीं होता है ये। लेकिन ईथर लेंगे तो ईथर के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाकर स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए जब ईथर लेंगे वहाँ CrO5 बनेगा। अगर ईथर नहीं लेंगे तो CrO5 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ईथर में ये CrO5 स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से। तो CrO5 on standing turns green due to the formation of Cr2SO4 whole 3। देखिए CrO5 अगर ज़्यादा समय तक छोड़ दें तो वहाँ तो डाइल्यूट H2SO4 ले ही रहे थे, उससे रिएक्ट करके फिर Cr2SO4 whole 3 ये ग्रीन कलर का ये बनाएगा और यहाँ धीरे धीरे ऑक्सीजन रिलीज होगा। बहुत स्लो रिएक्शन होता है, स्लोली ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो इसको अगर लंबे समय तक छोड़ दिया जाए, जैसे बताए ना अभी कि यहाँ जो CrO5 बनेगा, दो पेरोक्साइड बॉन्ड और स्मॉलर रिंग के वजह से अनस्टेबल है, ईथर में स्टेबल होता है, फिर भी अगर ज़्यादा समय तक छोड़ देंगे तो धीरे धीरे ये भी टूट जाता है और CrO5 टूटकर ये कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे ये +3 में चला जाता है। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, +6 से +3 स्टेट में चला जाएगा। तो क्या क्या आयन था इसमें, क्या क्या बताए थे? क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट और परमैग्नेट। तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट का हो गया। अब हम लोग लेते हैं एनालिसिस ऑफ मैग्नेट एंड परमैग्नेट। मैग्नेट आयन MnO4 है ना, मैंगनेट नहीं पढ़ते हैं इसको, नहीं तो स्पेलिंग में गलती हो जाता है। मैंगनेट, मैंगानीज कहते हैं, मैंगनीज नहीं कहते हैं, मैंगानीज, इसलिए MANGANESE, मैंगानीज। तो ये मैंगानेट और परमैंगानेट आयन, ठीक है, मैंगानेट आयन और परमैंगानेट आयंस। मैंगानेट आयन जो होता है ये ग्रीन कलर का और परमैंगानेट आयन पिंक कलर का होता है ना। जितना भी मैंगानेट और परमैंगानेट सॉल्ट है ये पानी में घुल जाता है और इसलिए ये कोई प्रिसिपिटेशन रिएक्शन नहीं देगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था, 2B में जो एनायन होंगे ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के वजह से नहीं जाने जाते, बल्कि ये जाने जाते हैं किसके वजह से? अपने
कैरेक्टरिस्टिक रेडॉक्स रिएक्शन के वजह से, इसलिए ये कोई प्रिसिपिटेशन रिएक्शन नहीं देगा। परमैंगनेट आयन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, हर एक मीडियम में, चाहे एसिडिक हो, न्यूट्रल हो या बेसिक मीडियम हो, हर एक जगह वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे था ना डाइक्रोमेट आयन किस मीडियम में था, केवल एसिड मीडियम में, बेस मीडियम में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। CrO4 किस में, बेस मीडियम में काम करता है, एसिड मीडियम में तो वो तो Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए लेकिन ये परमैंगनेट आयन जो होता है ये एसिड बेस न्यूट्रल तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है बेसिक मीडियम में, है ना। और अगर क्वेश्चन में मीडियम क्लियर नहीं है तो आपको कौन सा मीडियम कंसिडर करना है, एसिडिक मीडियम कंसिडर करना होता है। तो देखिए MnO4, ये चीज़ भी रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोग को पढ़ाए थे कि एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट करता है, Mn2+ D5 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, इसलिए DD ट्रांजिशन होने का चांस बहुत कम, इसलिए ये कलरलेस होता है। MnO4- न्यूट्रल या वीकली बेसिक मीडियम में मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 बनेगा, ठीक है, MnO2, और ये क्या हो जाएगा, जो डार्क ब्राउन और ब्लैक सॉलिड होता है वाटर में इनसॉल्युबल, और बेसिक मीडियम में जहाँ pH 12 से ज़्यादा होगा तो वो ये परमैंगनेट से मैंगनेट बना देता है, जो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो देखिए यही इसको, ये तो परमैंगनेट है, परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट जो होता है एसिड मीडियम में Mn2+ में, न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक में MnO2 में, और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में वो कन्वर्ट होता है किसमें, मैंगनेट आयन में, जो ग्रीन कलर का। और यहाँ अगर देखिएगा MnO4 से Mn2+ में जाने का, ठीक है, यहाँ जो होता है इससे उसमें जाने का जो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, MnO4 से Mn2+, MnO4 से MnO2, तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, मैंगनेट, पर मैंगनेट से मैंगनेट में जाने का, इसीलिए यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए KMnO4 बेसिक मीडियम में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। एसिड मीडियम में देखिए MnO4 इस तरह से, ये सब हम रेडॉक्स रिएक्शन में आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में ये सब पढ़ा चुके हैं। Mn2+, वीकली बेसिक मीडियम में MnO2, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में MnO4 डबल- में कन्वर्ट करता है। तो देखिए नोट, KMnO4 KOH के साथ यहाँ पर K2MnO4 ग्रीन कलर का ये बनाता है। दिस इज द ओनली रिएक्शन वेयर KOH एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। KOH बेस है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम जनरली करता नहीं है। तो जितना भी केमिस्ट्री में रिएक्शन आप पढ़िएगा +2 में, ये एकमात्र ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर KOH रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। कैसे, यहाँ Mn का +7 है और Mn का +6 है, तो और यहाँ OH से O2 बन गया, इसीलिए ये ऑक्सीडाइज हुआ, है ना, और इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो दिस इज द ओनली रिएक्शन, इसलिए इसको हमने नोट में लिख दिया है कि ये एकमात्र रिएक्शन है जहाँ KOH एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। देखिए एसिडिक मीडियम में ये रिड्यूसिंग एजेंट, इससे KMnO4 रिएक्ट करेगा, बनेगा क्या, तो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फाइड आयन या हाइड्रोजन सल्फाइड आयन,
ये S8 में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में, सल्फाइड को सल्फेट में, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फेट में, थायोसल्फेट को सल्फेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, आर्सेनाइट को आर्सेनेट में, ऑक्जेलिक एसिड को CO2 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये सब रेडॉक्स रिएक्शन में भी हम बताए हुए हैं, ये सब याद रखना है। और फेरस को फेरिक में, है ना, फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको मोर सॉल्ट कहते हैं, ये फेरिक में कन्वर्ट करेगा। H2O2 को ऑक्सीडाइज करेगा तो H2O प्लस O2, और I माइनस को किस में कन्वर्ट करेगा? I2 में। I माइनस को परमैंगनेट ऑक्सीडाइज करके I2 बनाएगा। HX, जहाँ X में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा, ये HF नहीं हो सकता, HF का KMnO4 ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता, तो ये X2 में कन्वर्ट करेगा। इथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड और एसिड में कन्वर्ट करेगा। ये सब पीछे वाला रिएक्शन ही है। अब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में अंतर है। देखिए, आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करता है? IO3 माइनस, आयोडेट में। वहाँ क्या था, इसलिए उसको हमने घेर दिया था। KMnO4 एसिड मीडियम में I माइनस को किस में कन्वर्ट कर रहा था? I2 में। यहाँ I माइनस को किस में कन्वर्ट कर दिया? आयोडेट में, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में है। बेसिक मीडियम में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वहाँ तक चला गया। और KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में Mn2 को Mn+4 में कन्वर्ट कर दिया। इसमें ZnSO4 या जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। थायोसल्फेट को सल्फेट में, H2S को S में, S8 नहीं, कोलाइडल सल्फर यहाँ नहीं बना रहा है, सिंपली S में कन्वर्ट कर देता है। मैग्नेट आयन, मैग्नेट कौन हुआ? पर मैग्नेट और मैग्नेट, पर जब भी जुटेगा वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हायर में चला जाता है, लेकिन मैग्नेट में +6 होगा और पर मैग्नेट में +7 होगा। तो ये मैग्नेट आयन, ये जो हुआ, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है अगर लंबे समय तक इसको छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि Mn का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 0 और मैक्सिमम +7, तो 6 है। तो इसलिए H2O में डिस्प्रोपोर्शनेट करने पर KMnO4 +7 बना। तो देखिए, +6 से +7 ऑक्सीडेशन, फिर यहाँ +6 से यहाँ +4 चला गया डार्क ब्राउन, तो यहाँ रिडक्शन हो गया। तो एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन। और एसिडिक मीडियम में दिस रिएक्शन बिकम्स फास्टर। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट हो जाता है? क्योंकि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज ज़्यादा है, 7 से 2, ठीक है, इसलिए वहाँ पावर ज़्यादा होगा, है ना, वो फास्ट हो जाएगा। तो परमैंगनेट डाइल्यूट H2SO4 से KMnO4 से वही रिएक्शन हो रहा है, बस रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और यहाँ ओजोन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइज करके KMnO4 में, और क्लोरीन वाटर ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो मैंगनेट को परमैंगनेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हम लोग को 1B 2B भी हो गया, 1A 2A एनायन भी हो गया, ठीक है। 1A 2A एनायन का भी एनालिसिस हो गया, 1B और 2B एनायन का भी एनालिसिस हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल कौन हुआ? कैटायन। एसिडिक रेडिकल किसको कहते हैं? एनायन को। और बेसिक रेडिकल कैटायन को। तो अब हम लोग को
नेक्स्ट अगले क्लास से हम लोग को क्या पढ़ना है, बेसिक रेडिकल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है।